नमस्कार साथियों, और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में बहुत अच्छे से लगन से लगे होंगे। साथियों, आज हम यहाँ पे चर्चा करने चल रहे हैं समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी, जिसे आप आरओ और एआरओ बोलते हैं। इसके बारे में हम आज यहाँ पे फुल चर्चा करने चल रहे हैं और इसमें हम इसके नोटिफिकेशन आने से लेकर के आपकी सिलेक्शन होने और सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है और सिलेक्शन के बाद आपको कितना सैलरी मिलने वाली है, ग्रेड पे क्या होने वाला है, ये सब कुछ आज हम इसमें चर्चा करेंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट एक ही है कि आप आखिरी तक बिना स्किप किए हुए बने रहिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना कदापि ना भूलिएगा, क्योंकि हम जो भी वैकेंसियां आती हैं उसके बारे में आपसे इस तरह से पूरा डिटेल जो है ले करके हम आपके सामने आते हैं। उसके बारे में पूरा एकदम पोस्टमार्टम करके आपके सामने रख देते हैं कि ये वैकेंसी है, इतना इसकी योग्यता है और इसमें कितनी सीटें आनी है, क्या क्या आपको दिक्कतें आ रही हैं, उसके बारे में हर कुछ हम यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। तो अभी भी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। वीडियो को लाइक किए बिना कदापि मत जाइएगा, वीडियो को जरूर लाइक ठोक करके ही जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी के जो यूपी में चर्चाएं बहुत जोरों पे हैं, कब ये आने वाली है, कितनी सीटें आने वाली हैं और कब इसका एग्जाम होने वाला है, इसका सिलेबस क्या है, इसका परीक्षा पैटर्न कैसा है और इसकी योग्यताएं कैसी हैं, इसका ग्रेड पे कैसा है, सैलरी कितना है, और जब आप आखिरी टाइम पे होंगे यानी कि आपकी नौकरी का आखिरी टाइम चल रहा होगा, उस टाइम पे आपका वेतन कितना होगा, इन सब पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन साथियों, पुनः आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। तो चलिए हम चर्चा करते हैं, और पहले तो हम चर्चा कर लेते हैं क्योंकि आप लोगों का जो सबसे ज़्यादा उत्सुकता है कि नोटिफिकेशन कब आ रहा है, कब आ रहा है, कब आ रहा है। कोचिंगों के हर कोचिंग के जो नोटिफिकेशन आते जा रहे हैं आपके मोबाइल पर कि ऐसा होगा, वैसा होगा, इतने होंगे, इतनी सीटें आ रही हैं, उनसे आपका तो जी एकदम भर चुका होगा। लेकिन जो मैं बताने यहाँ पे चल रहा हूँ, कुछ सोर्स होंगे, उन्हीं सोर्स के तहत मैं बता रहा हूँ आपसे, उस पर विश्वास करिएगा और ये मान करके चलिएगा कि इसी के इर्द गिर्द ही आपका नोटिफिकेशन आ सकता है। और चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, पहले हम उसी पे चर्चा कर लेते हैं जो आपके भ्रम बने हुए हैं कि नोटिफिकेशन कब तक आ रहा है, कैसे आ रहा है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी, इसकी वैकेंसी जो आने वाली है वो आने वाली है नोटिफिकेशन 10 से 15 अगस्त के मध्य में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। और अगर एग्ज़ाम डेट की बात करें तो नवंबर दिसंबर तक इसका एग्ज़ाम होने की संभावना है, यदि सब कुछ सही रहा तो नवंबर से दिसंबर तक इसका एग्ज़ाम हो सकता है, प्री वाला, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे पदों की संख्या के बारे में अगर बात करें तो इसमें लगभग ये जान करके चलिएगा कि 350 से ज़्यादा ही सीटें रह सकती हैं, यानी कि 350 को आप बॉर्डर मान करके चलिए, इसी के इर्द गिर्द में सीटें रहने की संभावनाएं पूरी तरह से हैं, क्योंकि 2021 के बाद वैकेंसी 2022 में नहीं आई थी, तो इसलिए कुछ सीटें बढ़ने की संभावनाएं हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ग्रेड पे की बात आती है कि जैसे लोगों की उत्सुकताएं रहती हैं, भाई मैं ये जॉब करूँगा तो मुझे ग्रेड पे क्या होगा। ग्रेड पे क्या होता है इसके बारे में आप लोगों को अगर जानकारी ना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, तो ग्रेड पे मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो ग्रेड पे की बात की जाए अगर, तो यहाँ पे ग्रेड पे जो है वो है 4600 ग्रेड पे। ये 4600 ग्रेड पे की नौकरी है आपकी, और इसमें स्टार्टिंग सैलरी की अगर बात करें आप तो 57,000 से 65,000 तक की आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी। और जब आप रिटायर हो रहे होंगे तो उस टाइम पे आपकी सैलरी 1,51,000 तक पहुंच चुकी होगी। ये जो अभी अगर देखेंगे, जैसे आज के टाइम पे जो रिटायर होने वाले होंगे तो उनकी अगर सैलरी की बात कर लें तो उनके सैलरी पर 7th पे कमीशन लागू हुआ है, तो उनकी सैलरी लगभग 1,41,000 के आसपास में उनकी सैलरी
बन रही होगी। और अगर आप जब रिटायर होंगे तो उस टाइम पे 8th यानी 8वां पे कमीशन लागू हो चुका होगा, तो आपकी सैलरी इससे ज़्यादा ही होगी, कम नहीं होने वाली है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि अब आपको ये जो भ्रम था वो क्लियर हो गया होगा कि नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है और एग्जाम का डेट कब तक हो सकता है। तो एक चीज़ और आपसे हम कहना चाहेंगे साथियों कि आप कभी भी नोटिफिकेशन का इंतजार करके तैयारी मत करिए। अगर ऐसी रणनीति बनाते हैं नोटिफिकेशन को देख करके, अगर आप चाहते हैं कि हम नोटिफिकेशन जब आएगा तब तैयारी करेंगे, तो आप ये मान लीजिए कि बहुत ही आप गलत कर रहे हैं। क्योंकि नोटिफिकेशन जब आता है तो आपके पास तैयारी करने का समय नहीं होता है, बल्कि रिवीजन करने का टाइम होता है। तो अभी से आप लग जाइए, नोटिफिकेशन जब भी आए उसके बाद आपका रिवीजन स्टार्ट हो जाए और जो भी वैकेंसी आए उसमें आपकी एक सीट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीजें देख करके आपके अंदर से भावना आई होगी कि काश मुझे ये नौकरी मिले। ठीक है, और इसमें बताएं कि इसमें सुविधाएं भी अच्छी खासी होती हैं। सचिवालय में अगर आपका होता है तो वहाँ पे अच्छे अच्छे लोग आते हैं, काफ़ी लोगों से आपकी पहुँच बनती है, नेता मंत्री हर तरह के लोग होते हैं। और दूसरी चीज़ इसमें ये सुविधाएं भी बहुत ज़्यादा होती हैं। 2 BHK का आपको रूम मिलता है, फ्लैट मिलता है, आप रहिए, आपके परिवार वाले रहें, तो हर तरह से आपको उसमें सुविधाएँ भी मिलती हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग कि योग्यता क्या होनी चाहिए, आप उस योग्य हैं या नहीं हैं। तो इसमें सिंपल सी एक योग्यता है साथियों कि आप स्नातक होने चाहिए, यानी कि आप अगर ग्रेजुएट हो चुके हैं तो आप समीक्षा अधिकारी के लिए आप योग्य हैं। दूसरा पद इसमें है सहायक समीक्षा अधिकारी, जिसको ARO बोलते हैं। ARO का मतलब ही आप जान लीजिएगा, रेवेन्यू ऑफिसर। एक चीज भी जानते रहिएगा, रेवेन्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर। ठीक है, तो इसमें रेवेन्यू ऑफिसर जो समीक्षा अधिकारी होते हैं उनकी और सहायक समीक्षा अधिकारी जो होते हैं उनकी वैकेंसी निकलेगी। अब दोनों की योग्यताएं थोड़ी डिफरेंट हैं। अगर से रेवेन्यू ऑफिसर की देखते हैं तो इसमें ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, और ARO की आप देखते हैं तो उसमें ग्रेजुएशन के साथ साथ O लेवल भी होना चाहिए और टाइपिंग भी आपको आनी चाहिए। O लेवल वाली जो वैकेंसी है, सहायक समीक्षा अधिकारी वाली वैकेंसी जो है, इसकी मेरिट काफ़ी लो जाती है। कारण है कि O लेवल वाले बहुत कम मिलते हैं, अधिकांशतः इसकी सीटें भी खाली चली जाती हैं। 80 से जब लगभग अगर आप देखेंगे 90 सीटें लगभग अभी तक अधियाचन प्राप्त हो चुकी हैं सहायक समीक्षा अधिकारी के, लेकिन ये सीटें भी आप कुछ देखिएगा तो इसमें भी कुछ खाली चली जाती हैं। कारण यही है कि O लेवल बहुत कम लोगों के पास होता है और जिनके पास होता है वो फ्री में छट जाते हैं, तो ये समस्या आ जाती है। ठीक है, तो ये आपको, हमें लगता है कि योग्यता के बारे में आप क्लियर हो गए होंगे कि आप किस तरह की जो है डिग्री रखें तो आप योग्य होंगे इसमें। चलिए आगे चलते हैं, चयन प्रक्रिया क्या होगी। तो इसमें चयन प्रक्रिया जो है साथियों, इसमें 2 स्तर का होता है। ये पेपर करवाता है UPPSC यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जैसे PCS का परीक्षा करवाता है प्री और मेंस, वैसे इसको भी करवाता है प्री और मेंस। प्री की परीक्षा भीड़ को छांटने की परीक्षा होती है, उसमें से जो कहा जाए अगर तो कोर भाग के जो लोग होते हैं, जो वास्तविक रूप से तैयारी करने वाले होते हैं, जो फाइट करने वाले होते हैं, उनको छांटा जाता है और उनको छांटने के बाद जो है उनसे मेंस करवाया जाता है। मेंस की परीक्षा जो होती है उसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वो कई पेपर होते हैं, उसमें लिखित भी होता है, कुछ ऑब्जेक्टिव भी होता है। तो इसमें जैसे हमने आपको बताया कि चयन प्रक्रिया जो है 2 स्तर में है, एक है प्री, दूसरा है मेंस। प्री वाली परीक्षा जो होती है यहाँ पे भीड़ को छांटने वाली परीक्षा होती है, और इस परीक्षा में क्या किया जाता है, जो मुख्य कंप्यूटर होते हैं उनको छांट करके उनसे मेंस करवाया जाता है। मेंस की परीक्षा में अगर आप देखते हैं तो पहले हम प्री के बारे में बता दें कि प्री में सिलेबस क्या होता है, कैसे क्या होता है। तो प्री में साथियों 2 पेपर होते हैं। कितने? 2 पेपर होते हैं। प्री में 2 पेपर होगा। पहला पेपर होगा सामान्य अध्ययन का, इसमें 140 प्रश्न होंगे। सामान्य अध्ययन यहाँ पे हम और क्लियर करना चाहेंगे, सामान्य अध्ययन में सिलेबस क्या है। सामान्य अध्ययन की बात अगर करते हैं आप तो इसमें केवल GS ही नहीं होगा, इसमें रीजनिंग भी आपका आएगा, मैथमेटिकल रीजनिंग जो होता है वो भी आएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसमें GS में आपका सामान्य अध्ययन जो वही जो आप PCS में पढ़ते हैं वही होगा GS, इसमें और
अदर नहीं होता है। और इसके अलावा जीएस के अलावा आपके कुछ आ जाते हैं रीजनिंग के। तो इस तरह से जीएस और रीजनिंग ये दोनों इसमें आ जाते हैं प्रश्न। इसके बाद एक दूसरा पेपर होता है दूसरी पाली में, वो जो होता है वो हिंदी का होता है। हिंदी में 60 क्वेश्चन होते हैं, 10-10 क्वेश्चन करके 6 जो है टॉपिक के 60 क्वेश्चन आते हैं। इसी में आपको स्कोर करना होता है। इसमें साथियों 60 क्वेश्चन में अगर आप प्री निकालना चाहते हैं तो आपको 55+ क्वेश्चन करना होता है और बहुत आसानी से आ भी जाता है, क्योंकि 6 ही टॉपिक होते हैं, उसको रट लेना होता है। तो इस तरह से अगर 55+ इसमें आप स्कोर कर देते हैं तो इधर सामान्य अध्ययन में कम भी करते हैं तो प्री आपका क्वालिफाई हो जाता है। बाकी इससे और आपको बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता है, आप क्वालिफाइंग ही केवल प्री होता है। प्री आप क्वालिफाई कर जाएं बस, इसके बाद जो है अब आपकी लड़ाई होती है मेंस में। लेकिन प्री क्वालिफाई है, इसमें ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत इसको हल्के में लेकर के चलना है, इसका कोई और आगे मतलब नहीं है। यही आपको फिर मेंस में भी पेपर देना होगा, तो इसलिए लग करके प्री की भी तैयारी करनी होगी पूरा ज़बरदस्त और मेहनत के साथ में। अब आगे आते हैं, मेंस की बात करते हैं। मेंस जो परीक्षा होगी वो 400 अंकों की होगी और इन 400 अंकों में आप ध्यान दीजिएगा, ये जो होगा ये होगा सामान्य अध्ययन का और दूसरा जो आपकी परीक्षा होगी वो होगी हिंदी की। सामान्य अध्ययन की जो परीक्षा होगी वो 120 अंक की होगी। ये ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे। कितना? 120 अंक का होगा। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे और उसको केवल आपको टिक करना होगा। जैसे अगर आप परीक्षा देते हैं पीसीएस की मेंस की, तो अब आप परीक्षा जो पीसीएस की मेंस की जो हो रही है उसमें लिखित हो गया, तो अगर आप उससे डर रहे हैं, उससे भाग रहे हैं कि मुझे ऑब्जेक्टिव टाइप की जो परीक्षा होती है तो वो देनी है, अगर वो कोई हो तो बताइए, तो ये आपके लिए बहुत बेटर होगा। इसमें आपको जीएस लिखना नहीं होगा, इसमें टिक ही लगाना होगा। समझ में आया? अब आगे चलते हैं। सामान्य अध्ययन के बाद आती है सामान्य हिंदी की बात। सामान्य हिंदी में अगर आप देखेंगे तो इसमें 2 यूनिट में आप बांट दीजिए। 2 भागों में अगर आप बांटते हैं, 2 क्या, इसको 3 भागों में बांटिएगा। और 3 भागों में बांटने के अलावा जो है इसमें आप देखिएगा, एक होगा पहला भाग जो 100 अंक का होगा, ये होगा सब्जेक्टिव, यानी कि लिखना पड़ेगा। इसमें 60 अंक का ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, इसमें जो है अलग तरह के होंगे। इसमें अब देखिएगा सब्जेक्टिव में जो होता है 100 अंक का सब्जेक्टिव टाइप का होगा। इसमें क्या क्या होना होगा, आपका गद्यांश इसमें पूछा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा गद्यांश के अलावा इसमें पत्राचार पूछा जाएगा। पत्राचार में आपका शासकीय, अर्धशासकीय, कार्यालयी आदेश और विज्ञप्ति, इसके बारे में आपसे क्या कहा जाएगा, पत्र लेखन के लिए, पत्र लिखने के लिए पत्र लेखन की शैली आपकी इसमें देखी जाएगी। गद्यांश दिया जाएगा, उसके बारे में आपको लिखना होगा, उसका शीर्षक क्या है, व्याख्या करना होगा। इसके अलावा किसी सरकारी पत्र का सारणीयन रूप, इस तरह से इसको भी करना होगा। 15 अंक का लगभग जो है इस तरह से इसका आ जाता है। इसके बाद अगर आप आगे बढ़ते हैं तो पारिभाषिक शब्दावलियां होती हैं, जिसमें कि आपको अंग्रेजी से हिंदी में कन्वर्ट करना होता है 5 क्वेश्चन, और इस 5 क्वेश्चन का नंबर आपको मिलता है 10 नंबर। इसी तरह से हिंदी से अंग्रेजी में कन्वर्ट करना होता है 5 क्वेश्चन और 5 शब्दों का आपको नंबर मिलता है 10। इसी तरह से मुहावरे और लोकोक्तियां भी आती हैं 5 क्वेश्चन और उनका नंबर आपको मिलता है 10। तो ये आपके इतने हो गए जो कि आपको सब्जेक्टिव रूप में लिखना होता है। इसके बाद आपका आता है कंप्यूटर। कंप्यूटर के भी 5 क्वेश्चन लगभग होते हैं जो कि 10 नंबर के होते हैं। इस तरह से ये जो आपका हुआ, ये जो कंप्यूटर हुआ, ये 10 नंबर का इधर हो गया। इसके बाद अब आते हैं 100 अंक का, इधर पूरा हो जाता है। अब आगे आते हैं 60 अंक वाले पे। 60 अंक पे अगर आप आते हैं तो 60 अंक पे ये जो होता है ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप में इसमें वैसे ही होता है जैसे कि आप प्री में देते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं 60 नंबर का ये है, वैसे ही यहाँ पे इसमें भी मिल जा रहा है आपको। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे विलोम आपसे लिखने को कहा जाएगा। विलोम जो लिखने को कहा जाएगा उसमें 6 क्वेश्चन आएंगे, उसमें 12 नंबर आपको मिलेगा। विलोम में 6 क्वेश्चन और 12 नंबर मिलेंगे। इसके अलावा वाक्य और वर्तनी, इसमें भी 6 क्वेश्चन होंगे, 12 नंबर मिलेंगे आपको। इसके अलावा वाक्यांश, इसमें भी 6 क्वेश्चन होंगे, 12 नंबर मिलेंगे आपको। इसके अलावा तद्भव, तत्सम और विशेष विशेषण, ये भी 6-6 नंबर के 6-6 क्वेश्चन के होंगे और 12 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो बहुत आसानी से साथियों आपको ये टिक लगाना होता है और ये आपको 60 नंबर में अच्छा खासा स्कोर हो जाता है। अब आगे चलते हैं तीसरे खंड पे। तीसरा खंड जो होता है वह होता है निबंध का।
निबंध जो होता है वह 3 निबंध आपको लिखने होते हैं और वह जो होता है 120 नंबर का होता है। कितने नंबर का? 3 आपका निबंध होता है और 120 नंबर का होता है। तो इस तरह से आपका ये पूरा मेंस का सिलेबस हुआ। अब आपके मन में आ रहा होगा कि क्या इंटरव्यू भी होता है क्या पीसीएस की तरह? तो इसमें इंटरव्यू नहीं होता है, केवल प्री और मेंस 2 ही स्तर की परीक्षा होती है, इंटरव्यू नहीं होती है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर ये अच्छे से समझ में आ गया है तो प्लीज चैनल को अब तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक किए बिना कदापि मत जाइएगा, और अपने दोस्तों तक शेयर करिए जिनको किसी भी तरह से इस टॉपिक में थोड़ा सा भी भ्रम हो, वो इसको देख करके अच्छे से समझ सकें कि इसका पैटर्न क्या है, किस हिसाब से इसकी परीक्षा होती है, प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है कि नहीं होता है, इसमें कितनी सीटें होती हैं, कितने इसमें क्या क्या सुविधाएं होती हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिए, जो आपके बहुत खास हैं उन तक ये शेयर करिए और उन तक ये वीडियो पहुंचाने में हमारी हेल्प करिए, ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करें और हमें हर वैकेंसी पर इस तरह से पोस्टमार्टम करके आपके सामने पूरा उसका खाका निकाल करके देने का जो है एक मनोबल प्राप्त हो। तो चलिए इसी के बाद मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए साथियों आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत और लगन से साथियों पढ़ते रहिए अपने माँ बाप और अपने खुद के करियर के लिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।